Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक में ओसी कर्व वाले एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। आज हम उसी कैटेगरी में थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हमें अगर एक्यूएल एलटीपीडी की वैल्यू दी जाए और विदाउट कैलकुलेशन यानी बाय यूजिंग अगर ओसी कर्व हमें कैलकुलेट करना हो प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क तो कैसे किया जाए वो आज के सम में हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके अलावा हमारे चैप्टर के आखिरी तीन टॉपिक, आखिरी तीन शॉर्ट नोट्स जो कि होता है एवरेज सैंपल नंबर एएसएन, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी एओक्यू और एवरेज टोटल इंस्पेक्शन एटीआई की थियरी को भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा आज का पहला सम जो कि है एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। ड्रॉ एन ओसी कर्व फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 5080 फ्रॉम ओसी कर्व फाइंड प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क when AQL is equal to 0.03 and LTPD is equal to 0.07। यानी यहाँ पे हमें ग्राफ का ही इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स रिस्क कंज्यूमर्स रिस्क ढूंढना है, ना कि कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो सबसे पहले ओसी कर्व के लिए जो प्रोसीजर हम कर रहे थे वही करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमें फॉर्मूला डिसाइड करना होता है, इसलिए हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग our plan 5080 with the single sampling plan capital N small n and C। अब हमें पता है कि कैपिटल N इज इक्वल टू 50, स्मॉल n 8 है और C इज इक्वल टू 0। एज कैपिटल N इज लेस देन इक्वल टू 200, कैपिटल N अगर 200 या उससे कम हो तो हम यूज करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी फॉर्मूला हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की वही होती है जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं। सिग्मा डी फ्रॉम 0 टू C np dash cd n minus np dash c n minus d डिवाइडेड बाय ncn। और इसके अंदर हमें एज c की वैल्यू 0 दी गई है तो हमारा d जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब 0 टू 0 होगा क्योंकि सिग्मा d फ्रॉम 0 टू c है और c 0 होने की वजह से 0 टू 0 यानी एग्जैक्टली हम क्या रखने वाले हैं, d की जगह पे 0, और d की जगह पे 0 रख देते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म बनेगा np dash c 0 n minus np dash c n minus 0 अपॉन NCN। अल्टीमेटली कहे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला रिजल्ट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा PA NP डैश C0 n माइनस NP डैश CN डिवाइडेड बाय कैपिटल N C स्मॉल n। इसे हम रिजल्ट नंबर 1 कहेंगे जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। लास्ट में हमने 15 नंबर का सम किया था, उसमें भी यही पार्ट यूज किया था, ऐसा ही सम था। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करने का रीजन भी यही है कि कम वक्त के अंदर आप इजीली समझ पाओगे और ऑलमोस्ट सेम टाइप का काम है तो फीलिंग बोर्ड भी नहीं हो गया। और नया पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम पावर पॉइंट में अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब पहली कैलकुलेशन जो कि हमें करनी नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से होता है कि एस पी डैश इज इक्वल टू 0 देन पी ए इज ऑलवेज 1। 0% डिफेक्ट हो तो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी 100% यानी 1 होती है। ये हम बाय डिफॉल्ट हर सब में लिखते ही हैं। फिर दूसरी जो अब कैलकुलेशन करनी होती है जिसमें हमें कैपिटल एन को ऑब्जर्व करना है। अगर कैपिटल एन 50 है, 150 है तो हम इवन परसेंटेजेस लेते हैं, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। अगर कैपिटल एन 100 है तो आप 0.01, 0.02 करके आप 5 कैलकुलेशन कर सकते हो। फिलहाल कैपिटल एन 50 होने की वजह से हम पी डैश ले रहे हैं 0.02, तो एन पी डैश होगा 50 इंटू 0.02 यानी 1, एन माइनस एन पी डैश होगा 50 माइनस 1 यानी कि 49। अब इस वैल्यू को रख देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें हमारा पूरा ये फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। पी ए इज इक्वल टू वैल्यू होगी 1C0 49C8 अपॉन 50C8, जिसमें हम एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल वाली एनसीआर की फॉर्मूला यूज करते हैं तो मिलता है हमें 1 इंटू 49 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 41 फैक्टोरियल, नीचे वैसे ही 50 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 42 फैक्टोरियल। अब जैसे हमें पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, यानी पी ए की फॉर्मूला हमें मिलेगी 1 इंटू 49 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 41 फैक्टोरियल, और नीचे से 8 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा एंड 50 फैक्टोरियल रहेगा नीचे। ये प्रोसेस हम आगे वाले सम्स में भी कर चुके हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 8 फैक्टोरियल तो सीधा कैंसिल हो गई, 42 से 41 जाएंगे और नीचे 50 से
49 तक। तो हमें मिलेगा हमारा PA इज इक्वल टू 49 फैक्टोरियल अपॉन 41 फैक्टोरियल इनटू 42 इंटू 41 फैक्टोरियल अपॉन 50 इंटू 49 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 0.84, क्योंकि बचता है खाली 42 डिवाइडेड बाय 50। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको ये फैक्टोरियल वाले पार्ट को पेंसिल से सर्कल कर देना है, तो आपको इजीली बचा हुआ हिस्सा दिखेगा। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन हो चुकी है। वैसी और 4 कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। अब पी डैश की वैल्यू जो है वो 2% के बाद हम लेने वाले हैं 4%, तो एन पी डैश होगा 50 इंटू 0.04 यानी कि 2, यानी एन माइनस एन पी डैश होगा 48। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है उसे हम रख देते हैं अगेन वो हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा पी ए इज इक्वल टू एन पी डैश यानी 2C0, n minus n p dash यानी 48C8 divided by 50C8, and 2C0 is always 1 और 48 factorial divided by 8 factorial, 40 factorial और 58 and 42 factorial जो हमने आगे किया वैसे ही कैलकुलेशन होने वाला है। फिर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर ऊपर जाते ही 48 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 40 ऊपर जाता है 8 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50। 8 फैक्टोरियल सीधा कैंसिल होता है, 42 से हम 40 की तरफ जाएंगे, 50 से 48 की तरफ जाते हैं, तो 42 इंटू 41 अपॉन 50 इंटू 49 कैलकुलेटर में आंसर लाते हैं तो हमें मिलेगा 0.7028। तो ये हुई हमारी पीए की वैल्यू। अब हमें तीसरी कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन वाइज अगर नंबर में जाए तो चौथी कैलकुलेशन करनी है। पी डैश 0.06 होता है तो एन पी डैश होगा 3, जैसे कि 50 इंटू 0.06 लिख रहा है, एन माइनस एन पी डैश 50 माइनस 3 यानी कि 47। अब यही वैल्यूज को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमें मिलता है हमारा पी ए इज इक्वल टू 3C0 47C8 डिवाइडेड बाई 50C8। 3C0 की वैल्यू 1 होगी, 47 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो वही है 58 एंड 42 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 5 बार करने का मौका मिलता है, तो आपकी मेथड एग्जैक्टली परफेक्टली हो जाएगी आपके लिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और आप देख सकते हो पी ए 47 8 39 फैक्टोरियल और उसी तरह से ऊपर 8 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 42 से 39 तक जाएंगे, नीचे से 50 से लेके हम जाएंगे 47 तक, एंड फैक्टोरियल वाले पार्ट कैंसिल करते हैं तो पी ए में बचेगा 42 इंटू 41 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 49 48, एंड अल्टीमेटली अगर कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0.5857। तो ये हमारा आंसर रेडी हो चुका है। फिलहाल अभी हमें और कैलकुलेशन करनी है 2, तो पांचवी कैलकुलेशन नंबर वाइज पी डैश 0.08 लेंगे, तो एन पी डैश होगा 50 इंटू 0.08 यानी कि 4, और n माइनस एन पी डैश होगा 50 माइनस 4 यानी कि 46, एंड पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें पी ए मिलेगा 4C0 46C8 डिवाइडेड बाय 50C8, जो कि हम आगे भी कर चुके हैं 3 कैलकुलेशन। तो अब 4C0 की वैल्यू 1 होगी, ऊपर होगा 46 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड 38 फैक्टोरियल, नीचे का हिस्सा तो वही है 58 एंड 42 फैक्टोरियल। अगेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, कैलकुलेशन वही है, उसी तरह से हम कैलकुलेशन किया जा रहे हैं जैसे हमने आगे भी काम किया है। तो पी ए हमें मिलेगा 46 अपॉन 8 फैक्टोरियल 38 8 42 एंड नीचे 50 फैक्टोरियल। सो 42 से 38 तक जाएंगे हम एंड नीचे 50 से 46 तक, और हमें फाइनल आंसर पी ए मिलेगा। 4 वैल्यूज ऊपर है 42 से 39, नीचे मिलेगा 50 से 47 तक, यानी अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 0.4860। तो ये हमारी पांचवी कैलकुलेशन हो गई अल्टीमेट नंबर वाइज, और वैसे कहे तो गिनने के लिहाज से 4 कैलकुलेशन की। अब द लास्ट कैलकुलेशन पी डैश हम लेने वाले हैं 0.10, तो एन पी डैश होगा 50 इंटू 0.10 यानी कि 5, एन माइनस एन पी डैश होगा 50 माइनस 5 यानी कि 45, और ये वैल्यूज हम रख देते हैं हमारे इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा पी ए इज इक्वल टू 5C0 45C8 डिवाइडेड बाय 50C8, और 5C0 की वैल्यू अगेन हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे दोनों कैलकुलेशन दिख रही है, पैरेलल ये है, सेम टू सेम काम होगा, 1 होगा इंटू 45 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल
एंड 45 माइनस 8 यानी 37 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही रहता है। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन में बस अब लास्ट हिस्सा है और फिर हमारी कैलकुलेशन का काम कंप्लीट होगा और ओसी कर्व का काम शुरू होगा। तो अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में जाता है उस हिसाब से पीए की वैल्यू हमें मिलेगी 45 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 37 इनटू होगा 8 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। आखिरी कैलकुलेशन है ये हमारे पार्ट की। 8 फैक्टोरियल ऊपर नीचे सीधा कैंसिल हो रहा है। 42 से 37 तक जाएंगे एंड 50 से लेके हम जाएंगे 45 फैक्टोरियल तक। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से पीए हमें मिलेगा 45 नीचे 37 फैक्टोरियल ऊपर बचेगा 42 से लेके 39 38 इंटू 37 फैक्टोरियल नीचे होगा 50 से लेके 45 फैक्टोरियल तक का पार्ट। अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा पीए का 0.4014। तो ये पीए की आखिरी कैलकुलेशन है। मिनिमम हमें 5 कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है एंड अगर हम सभी वैल्यूज़ को इस टेबल में रिप्रेजेंट करें तो पी डैश एंड पीए की 0 से लेके 0.10 तक की वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटी का डेटा हमारे पास रेडी है। और अब जो है हमें ओसी कर्व को ड्रॉ करना है जिसके लिए हम एक्स एक्सिस पे स्केल उसी तरह से लेंगे 0.02 एंड वाई एक्सिस पे भी स्केल वही होगा 0.20 या 0.2 जो कि हम आगे वाले सम में भी कर चुके हैं। इस सम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीधा है, यहाँ पे स्केल मेजरमेंट नहीं लिखा है। आप ग्राफ पेपर में जब भी वर्क करते हो तो आप लिखना। और वैल्यूज प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू का ग्राफ मिलेगा। पी डैश की 0 के लिए पहली वैल्यू 1 मिलती है एंड धीरे धीरे वैल्यू घटती जाती है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो 0.84 जो है 0.02 के पास वो ऑलमोस्ट 0.80 से ऊपर दिख रहा है। तो जिस तरह से मैंने समझाया था कि अगर आपको ऊपर जाना है तो एक लाइन की वैल्यू 0.82 दूसरी लाइन पे 0.84 सेकेंड लाइन पे 0.84 मिलेगा, थर्ड लाइन पे 86, फोर्थ लाइन पे 88 और फिफ्थ लाइन पे 0.9। तो उस तरह से भी आप कैलकुलेशन प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, तो मेजरमेंट उसी तरह से। और अगर इस ग्राफ को ना देखे और मैंने लास्ट टाइम कहा था 0.1 लेके करते हो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1.0 तो उस तरह से भी आप कर सकते हो 2 सेंटीमीटर में। तो वो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो जैसे मैंने पहले समझाया है। तो आपको जिस तरह से सूट करे उस तरह से कैलकुलेशन ग्राफ की आप कर सकते हो, स्केल आपके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब मेन जो पार्ट हमें सीखना है इस एग्जाम्पल में वो जो पार्ट है वो है हमारे प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर्स रिस्क की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ पेपर। अगर आप देखते हो तो AQL की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 0.03 जो कि एग्जैक्टली 0.02 और 0.04 के बीच में होगी। ग्राफ पेपर में आपको भी ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन से AQL मेंशन करना है। अब PA कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे P डैश रहता है, y पे रहता है PA। तो PA होगा y एक्सिस पे यानी एक एरो लेफ्ट साइड पे y एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं और ये वैल्यू जहाँ पे टच करती है एरो उस जगह की PA की वैल्यू को आपको ऑब्जर्व करना है और वो आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ के स्केल के हिसाब से 0.7 बीच में आता है, देन 72 74 76 एंड एग्जैक्टली चौथी लाइन आई मीन टोटल 9 नंबर की लाइन 0.6 से वो यहाँ पे एरो मेंशन कर रही है 0.8 के नीचे। यानी अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं जो कि आपको दिख रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 0.03 एंड 0.78। अब 0.03 है वो नीचे AQL की वैल्यू है यानी P डैश कह सकते हैं एंड PA यानी y एक्सिस की वैल्यू होगी और वो PA की वैल्यू है 0.78। यानी अगर प्रोड्यूसर्स रिस्क को कैलकुलेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस PA होता है एंड फ्रॉम OC कर्व फॉर AQL इज इक्वल टू 0.03 PA इज इक्वल टू 0.78। यानी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ग्राफ का इस्तेमाल करके ही वैल्यू ढूंढनी है। कभी कभी एस्टिमेशन आपके ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, किसी का 0.76 आ सकता है, किसी का 0.74 भी आ सकता है अगर आपके कर्व में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो। बाकी एस्टिमेशन जो है वो इसमें मार्क्स कट नहीं होते जनरली एग्जाम में। उसी कर्व में ये हिस्सा इसीलिए नहीं पूछते क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त ये जो हमारी वैल्यू होती है प्रोड्यूसर्स रिस्क की वो बदलती रहती है और मार्क्स तो देने पड़ते हैं, इसलिए उसी कर्व तक का ही पार्ट पूछा जाता है अगर हमें तैयार करना है ये हिस्सा। यानी इसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स रिस्क होगा अल्फा यानी 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.78 यानी 0.22। बुक में आप देखोगे तो उन्होंने 0.23 आंसर दिया है। हमारे ग्राफ के हिसाब से जो वैल्यू है वो हमें लिखनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करो तो LTPD की वैल्यू है 0.07 जो कि 0.06 एंड 0.08 के बीच में रहती है
वहां से y एक्सिस पे लाइन प्लॉट करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे जो पॉइंट है वो 0.5 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली वो पांचवे के बाद दो लाइन ऊपर है, यानी 0.5 से दो लाइन ऊपर, यानी 0.50, 52, 54 होगा इस स्केल के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर्स रिस्क भी अब रेडी होने को तैयार है। कंज्यूमर्स रिस्क यानी कि बीटा इज इक्वल टू पी ए, एंड फ्रॉम ओसी कर्व फॉर एलटीपीडी इज इक्वल टू 0.07, पी ए इज इक्वल टू 0.54, एंड देयरफॉर कंज्यूमर्स रिस्क बीटा इज इक्वल टू पी ए, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0.54। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ऐसा इलुस्ट्रेशन भी दिया गया है बुक में। आपका जो होमवर्क है आज का वो मैं असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में नंबर्स लिख दूंगा, उस हिसाब से आपको काम करना होगा होमवर्क में। मगर ये जो ग्राफ का काम है वो ग्राफ पेपर पे ही करिएगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ग्राफ बुक परचेस करके ज़रूर रखना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 3 है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक जो है उसमें भी ग्राफ वाला ही पूरा चैप्टर है, तो उसमें भी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्राफ बुक में ही काम प्रॉपरली करके आप सबमिट करवाना। ठीक है, अब हमें देखनी है 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जिससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी है हमारे पास, मगर थियरी के लिहाज से 4 शॉर्ट नोट्स आगे हम देख चुके हैं, AQL, LTPD, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क, उसमें से 2 पूछी जाती है, और अब जो 3 छोटे छोटे हिस्से हैं उसमें से भी एक आध या 2 पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वो थियरी का पार्ट। तो प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक में थियरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट और वैसे देखना हो तो एक नॉर्मल सा पार्ट है, वैसे ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। एवरेज सैंपल नंबर, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ भी आता है, उसे ASN कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इस हिस्से को। द OC कर्व मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ सैम्पलिंग प्लान, बट वी ऑल्सो रिक्वायर द कॉस्ट ऑफ द प्लान, यानी हमें कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा यूनिट चेक करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है। The cost is directly related to number of inspected items। ठीक है, जितने भी यूनिट्स आप चेक करते हो उतनी कॉस्ट बढ़ती है। That is the cost depend upon the size of the sample। So it is important to know about the size of the sample to be used for acceptance or rejection of lot with the given quality, यानी हमें जो मेन पार्ट है वो कितने यूनिट्स आप चेक करने वाले हो, साइज ऑफ द सैंपल है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, कॉस्ट उसी तरह से बढ़ती है, जितने यूनिट ज़्यादा इंस्पेक्ट करोगे उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा पार्ट है। इन सैम्पलिंग प्लान द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड इज कॉल्ड एवरेज सैंपल नंबर, दैट इज ASN, यानी उसे ही कहा जाता है ASN। In a single sampling plan, the number of units to be inspected is n, and hence for single sampling plan ASN is equal to small n, यानी हम small n को ही sample size कहते हैं, जिसमें यूनिट चेक करने होते हैं उसे small n कहा जाता है। तो ASN is equal to क्या होता है, small n। अब जो ASN का कर्व है वो एकदम सिंपल सा है, क्योंकि कोई भी यूनिट हो, कितने भी डिफेक्टिव प्रोपोर्शन हो, सैम्पलिंग प्लान में स्मॉल n फिक्स होता है, डिफेक्ट के ऊपर ज़रा भी डिपेंड नहीं करता, यानी P' की कोई भी वैल्यू हो, ASN का कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलली रहता है, जो कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, स्मॉल n 50 दिया जाए तो y पे 50 पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, P' के ऊपर ज़रा भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि साइज ऑफ द सैंपल है वो पहले ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी शॉर्ट नोट है, इसमें ज़्यादातर कुछ पूछा नहीं जाता, मीनिंग पूछ सकते हैं वो, बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट है नहीं। इसके बाद वाली 2 शॉर्ट नोट मोस्ट टाइम पे में हम इंक्लूड करेंगे। तो अब हमें देखना है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट इस पार्ट में, वो है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं अब। तो कहा गया यहाँ पे कि व्हेन अ प्रोड्यूसर सेंड्स हिज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, he ensures that the quality of his products is satisfactory and it is within acceptance standards of the customers। कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट पसंद आनी चाहिए और क्वालिटी लेवल भी अच्छा हो, वैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। and those lots which are accepted by the sampling plan sent to the market directly, यानी कि अच्छी चीज़ें हैं एक्सेप्ट हो जाए प्लान के हिसाब से तो मार्केट में भेजा जाता है। मगर फॉर द लॉट्स विच आर रिजेक्टेड बाय द प्लान
all the units of the lots are inspected and in place of all defective units of these lots good units are replaced. यानी डिफेक्टिव चीजों की जगह पे अच्छे यूनिट रिप्लेस किए जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लॉट में जो भी डिफेक्टिव चीज़ें हैं उसको रिप्लेस किया जाता है बाय अच्छी चीज़ों से, बाय नॉन डिफेक्टिव चीज़ों से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। जिससे क्या होगा, तो डिफेक्टिव चीज़ों का प्रपोर्शन जो है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, तो आगे हम कह रहे हैं उसी हिसाब से कि हेंस इन रेक्टिफिकेशन प्लान all the units of rejected lot are of good quality, but some of the units of the accepted lot are defective। यानी कभी कभी पूरा लॉट चेक नहीं होता, हम सैम्पलिंग ही करते हैं, तो सैम्पलिंग में जितने यूनिट्स आए वही रिप्लेस किए जाते हैं। thus on the whole the quality of the units of accepted lots are defective। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें डिफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, मगर कुछ डिफेक्टिव चीज़ों वाला लॉट भी एक्सेप्ट ज़रूर हो जाता है, इतना हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो AOQ यानी क्या है, दस ऑन द होल द क्वालिटी ऑफ आउटगोइंग लॉट्स विल इम्प्रूव, द फ्रैक्शन डिफेक्टिव of outgoing lots is called average outgoing quality, that is AOQ। यानी मार्केट में जो लॉट आप भेज रहे हो उसमें डिफेक्टिव चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है, हम ऐसा नहीं कहते कि 0% डिफेक्टिव, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मगर अगर पहले 5% डिफेक्टिव चीज़ है तो अब 4.5% होगी, यानी आधा परसेंट तो वहाँ पे कम होता ही है, वो हम एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करेंगे। अब एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का मीनिंग पूछे तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ आउटगोइंग लॉट्स इज कॉल्ड एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसकी फॉर्मूला हमारी है AOQ की फॉर्मूला होती है P डैश इंटू PA। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में देखिए, AOQ कर्व के बारे में, तो x पे P डैश लिया जाता है, y पे लिया जाता है AOQ, और यहाँ पे कर्व थोड़ा अलग टाइप का है, उसी कर्व में वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है, AOQ में वैल्यू बढ़ती हुई ऊपर तक जाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कहा जाता है AOQL, यानी उसे कहा जाता है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। तो खास ये मेंशन करना होता है AOQ कर्व वाले पार्ट में। तो अब हम देखने वाले हमारे इस हिस्से में आखिरी शॉर्ट नोट, जो कि है एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। ओवरऑल आप कितने यूनिट्स को इंस्पेक्ट करते हो पूरी प्रोसीजर के अंदर, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के अंदर, उसे कहा जाता है एवरेज टोटल इंस्पेक्शन या ATI। और इसके बाद नया कोई टॉपिक भी नहीं रहने वाला है, शॉर्ट नोट के साथ थियरी का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर इसमें शॉर्ट नोट्स ही है, एक ही बड़ा क्वेश्चन था, मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉट कंट्रोल टेक्निक, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक, किया गया तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो समझ लेते हैं अब हम एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। तो उसमें कहा गया है यहाँ पे कि व्हेन वी टेक डिसीजन regarding acceptance or rejection of a lot under a given sampling plan, it is always essential to know how many units are to be inspected and also the cost of inspection। यानी हमें पता होना चाहिए कि कितने यूनिट आप चेक कर रहे हो और कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन क्या होगी। तो इन अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, if the given lot is rejected and rectification is made, जैसे कि हमने कहा था आगे, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यानी क्या, तो डिफेक्टिव चीज़ों की जगह पे नॉन डिफेक्टिव चीज़ों को रिप्लेस करना, उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी गिवन लॉट को रिजेक्ट किया जाए और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की जाए, then the total number of units of the lot required to be inspected is called एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। जितने ओवरऑल यूनिट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है ATI, यानी सैंपल साइज जितने यूनिट्स तो हम चेक ही करते हैं स्मॉल एन, उसके अलावा जो डिफेक्टिव चीज़ें उनमें से निकले उसको रिप्लेस करने के लिए अच्छे यूनिट्स लाने पड़ते हैं, और वो अच्छे यूनिट्स भी आप पहले इंस्पेक्ट तो करोगे ही, यानी ओवरऑल कितने यूनिट्स आपको चेक करने पड़ेंगे उस ओवरऑल यूनिट्स को कहा जाता है एवरेज टोटल इंस्पेक्शन, यानी कि ATI। ठीक है, कर्व बहुत ही प्यारा है, इसमें स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, 1 माइनस PA बड़े ब्रैकेट में है, खास ध्यान रखना है।
जब भी कैलकुलेशन करते हो तब ये फॉर्मूला में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाद में स्मॉल एन की वैल्यू उसमें प्लस करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें पहली वैल्यू जो है पी डैश इज इक्वल टू 0 के लिए पी ए 1 होता है, तो आप ब्रैकेट में ऑब्जर्व करते हो 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 1 0 होगा, यानी ग्राफ एटीआई कर्व हमेशा स्मॉल एन से स्टार्ट होता है, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ पेपर में इस ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल एन से ग्राफ शुरू होगा हर बार, क्योंकि पहली वैल्यू पी डैश 0 के लिए पी ए हमेशा क्या होता है 1, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे ओसी कर्व डिक्रीज होता था और हमारा एओक्यू कर्व इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ था, पहाड़ जैसा शेप था लास्ट एओक्यू कर्व का, वैसे एटीआई जो कर्व है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ती ही जाती है, ऊपर की तरफ ये कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी थियरी का सारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल में हम ऑलमोस्ट 50% तक पहुंचने आए। अब एओक्यू एटीआई के एग्जाम्पल्स करेंगे, तब हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो पार्ट हमने हाइपर ज्योमेट्रिक में पढ़ा है वैसा सेम टू सेम हिस्सा आने वाला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज रखने वाले हैं हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.